माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक न्यू एक्ट की सीरीज। यस, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। बट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 7 विद प्रॉपर एग्जांपल्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन। लेकिन फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड एक बात और, अगर आपको सभी एक्ट्स की फुल प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको ये जो ज्वाइन बटन शो हो रहा है ना, इसे ज्वाइन करें, मेंबरशिप को ज्वाइन करें। आपको सभी एक्ट्स की फुल प्लेलिस्ट मिलेगी। साथ ही साथ डेली वहां पर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो आपको डेली एमसीक्यू क्विज सॉल्व करने का भी मौका मिलेगा। तो चलिए फिर जल्दी से मेंबरशिप का फायदा उठाए, जस्ट एट ₹89 पर मंथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। तो चलिए फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 1 की, दैट इज शो टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि इस एक्ट का नेम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। सेकेंड पॉइंट, इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। ये जो एक्ट है ये हमारे पूरे के पूरे भारत देश पे लागू होता है। पॉइंट 3, विद इन इंडिया। अगर कहते आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा है या कोई ऐसा अपराध करा है जो कि इस एक्ट के अगेंस्ट है, इन शॉर्ट आपने कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम करा है जो इस एक्ट के अगेंस्ट है और आप इंडिया में रह करके ऐसी हरकत करते हो, तब आपको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ तक ये पॉइंट सिंपल थे। अब पॉइंट्स को ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने ये देखा कि अगर आप कोई भी इस एक्ट के अगेंस्ट कुछ भी हरकत करते हैं, कोई भी ऑफेंस करते हैं, तो आपको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन ये बात थी अगर इंडिया में ही रह करके आप ऐसा काम कर रहे हैं। बट नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि अगर कोई पर्सन अपराध तो कर रहा है लेकिन वो इंडिया के बाहर किसी और फॉरेन कंट्री में कर रहा है, तो क्या कहते तब उस पर्सन पर इस एक्ट के तहत जो पनिशमेंट है वो उसे मिलेगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर अपराध करता है तो क्या उसके ऊपर ये एक्ट लागू होगा, हाँ या ना? चलिए जानते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया इस एक्ट के अगेंस्ट कुछ भी करता है तो भी उसको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब कि उस पर्सन पर भी ये एक्ट लागू होगा। वहीं हमें नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वो कौन कौन से पर्सन्स हैं जो इंडिया में नहीं है इंडिया के बाहर, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये एक्ट लागू होता है। तो सबसे पहले कहते हैं, अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है, मतलब मान लो एक पिंकू है भारतीय नागरिक, लेकिन वो इस एक्ट के अगेंस्ट एक अपराध करता है किसी फॉरेन कंट्री में, है तो वो भारत देश का ही नागरिक ना, तो अब भले ही वो किसी और फॉरेन कंट्री में अपराध कर रहा है लेकिन उसको पनिशमेंट बिल्कुल वैसे ही देगी, बिल्कुल वैसे ही पनिशमेंट मिलेगी जैसे पनिशमेंट उसी सेम अपराध को इंडिया में करने वाले किसी पर्सन को मिलती है। क्योंकि भले ही कहते उसने वो अपराध इंडिया के बाहर करा है लेकिन है पिंकू इंडियन सिटीजन। एक ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट सर्विस में है, इंडिया की गवर्नमेंट सर्विस में है, अब मान लो जो चिंकू है वो हमारे भारत देश की भारतीय सरकार की सर्विस में है, लेकिन वो अपराध करता है बाहर किसी और कंट्री में और वो ये सोचता है कि इस एक्ट के तहत वो बच जाएगा क्योंकि उसने ये अपराध इंडिया के बाहर करा है, तो उसका ये सोचना गलत है क्योंकि वो भारत सरकार की सर्विस में काम करता है। तो अब कहते चाहे आप फॉरेन में गलती करो चाहे इंडिया में, पनिशमेंट तो मिलेगी ही इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट, अगर कहते कोई पर्सन किसी ऐसी शिप में या ऐसे एयरक्राफ्ट में है जो रजिस्टर्ड इंडिया में है और ऐसा पर्सन भी अगर कहते कोई भी अपराध इस एक्ट के तहत करता है, तब उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, फिर चाहे वो अपराध उसने इंडिया के बाहर ही क्यों ना करा हो। सो आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। आई होप आपको पूरा का पूरा सेक्शन 1 क्लियर हो गया। Now let's talk about section number 3, that is declaration of an association as an unlawful। इसका मतलब पता क्या है फ्रेंड्स? इसका सबसेक्शन 1 पता क्या कहता है? सपोज करिए ये एक एसोसिएशन है, एक XYZ एसोसिएशन है एंड सरकार को, गवर्नमेंट को लगता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि ये क्या है, इलीगल काम कर रहे हैं। सबसेक्शन 1 कहता है कि एक एसोसिएशन है
और उसको गवर्नमेंट को लगता है कि वो इलीगल काम कर रही है, वो जो एसोसिएशन है ना वो हमारे देश के हित के खिलाफ काम कर रही है, तो फिर ऐसे सिनेरियो में ना कहते जो गवर्नमेंट है वो उस एसोसिएशन को क्या है कहते अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके उस एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। वही सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो सरकार है, मान लो उसने इस एसोसिएशन को क्या है अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है, तो कहते जो वो सरकार ने ऐसा करा है ना उसे इस बात का रीजन देना होगा पब्लिक में कि क्यों उसे लगता है या क्यों उसने इस एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करा है, ऐसा क्या रीजन है। बट वही इसके साथ ये सबसेक्शन ये भी कहता है फ्रेंड्स कि अगर मान लो वो जो भी रीजन है वो रीजन सरकार को लगता है कि पब्लिक में नहीं बताना चाहिए, कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा है या पब्लिक के लिए नुकसानदायक है, तो फिर ये वाले सिनेरियो में कहते हैं आप गवर्नमेंट को मजबूर नहीं कर सकते कि आपको रीजन बताना ही होगा। पहले 2 सबसेक्शन सभी को क्लियर हुए। सबसे पहले हमने ये बात करी थी कि अगर सरकार को लगता है कि कोई एसोसिएशन हमारे देश के हित के खिलाफ काम कर रहा है तब वो उसे क्या है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकता है। दूसरी बात, सरकार को पब्लिक को इसका रीजन देना पड़ेगा कि क्यों अनलॉफुल डिक्लेयर करा है। बट वही कहते अगर सरकार को लगता है कि ये जो रीजन है ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता बताने के लिए। तीसरा सबसेक्शन अब ये कहता है, कहते ठीक है हमें पता है कि सरकार ने ये डिक्लेरेशन दे दिया है कि ये जो एसोसिएशन है जी ये अनलॉफुल है, लेकिन जब तक कहते जो ट्राइब्यूनल है ना वो इस बात को कंफर्म ना कर दे, वो अप्रूव ना कर दे, तब तक सरकार की ये जो डिक्लेरेशन है वो एनफोर्स नहीं होगी। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो सरकार तुरंत ही इसे इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। बाद में वो क्या है रिटर्न में सारा रीजन दे देगी ट्रिब्यूनल को और उसका ऑर्डर भी ले लेगी। इतना सबको समझ में आया। नेक्स्ट सबसेक्शन ये कहता है कि अगर एक एसोसिएशन जो है उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है तो इसके बारे में कहते आपको क्या है लोगों को बताना पड़ेगा, साथ ही साथ वो जो एसोसिएशन है ना उसके ऑफिस में भी इसके बारे में नोटिस लगाना होगा कि हाँ जी ये रीजन है, अब आपकी जो ये एसोसिएशन है इसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है। साथ ही साथ कहते हैं उस एसोसिएशन के जो भी पर्संस जो भी वहां पे काम करते हैं उन सबको भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना होगा कि ये एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आप तो लाउड स्पीकर हो गए या ड्रम हो गए इनके माध्यम से भी कहते क्या है इन्फॉर्म कर सकते हो कि ऐसे ऐसे एक एसोसिएशन है जी जिसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है। सो बहुत सिंपल था ये भी, सबको आई होप क्लियर हो गया होगा। सरकार को लगता है कि एसोसिएशन इलीगल है, उसने उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया, उसने रीजन भी दे दिया, लेकिन जब तक ट्रिब्यूनल इस बात की कंफर्मेशन ना दे दे तब तक ये डिक्लेरेशन एनफोर्स नहीं होगा। ठीक है जी, हो गया सब कंफर्मेशन। तो अब क्या होगा, जो भी उसके एसोसिएशन के लोग हैं उनको बताओ, एसोसिएशन में नोटिस लगाओ, पब्लिक को बताओ कि ये जो है एसोसिएशन हो चुकी है अनलॉफुल डिक्लेयर। सो आई होप आप सभी को सेक्शन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 4 दैट इज रेफरेंस टू ट्राइब्यूनल। इस सेक्शन को ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, इसका सबसेक्शन 1 पता क्या कहता है, लेकिन उसके पहले याद करो कि अभी अभी हमने सबसेक्शन 3 में क्या समझा। यही समझा था ना कि एक XYZ कोई एसोसिएशन है जिसको सरकार ने ये डिक्लेयर करा है कि ये अनलॉफुल है ना। हाँ, अब सुनो सेक्शन 4 क्या कहता है। तो सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 कहता है कि ये जो XYZ एसोसिएशन जिसको कहते हैं सरकार ने सेक्शन 3 के तहत क्या है अनलॉफुल डिक्लेयर करा था ना, उस एसोसिएशन के बारे में, उस एसोसिएशन का मतलब ये जो केस है ना कहते वो गवर्नमेंट क्या है 30 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल को रेफर करेगी। क्या समझे आप कि सेक्शन 3 के तहत क्या है गवर्नमेंट क्या करती है, एक एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करती है। तो अब ये जो भी केस है कि उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है, इस केस को कहते गवर्नमेंट क्या है 30 दिन के विदिन ट्रिब्यूनल को रेफर करेगी। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगी, तो कहते ट्रिब्यूनल अब ये देखेगी कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि ये एसोसिएशन तो जी इलीगल है, ये तो जी अनलॉफुल है,
तो ट्रिब्यूनल अब ये देखेगी क्या सरकार ने ये सही फैसला लिया है या गलत लिया है। सबसेक्शन 1 क्लियर हुआ। अच्छा, अब सबसेक्शन 2 में क्या होगा। अब वो ट्रिब्यूनल पता क्या करेगा फ्रेंड्स, देखो यार इस एसोसिएशन को भी तो अपनी बात मुझे बताओ, बोलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए ना। अब ये तो सीधी बात है, जाहिर सी बात है, वो जो एसोसिएशन है वो तो यही कहेगी नहीं नहीं हम तो इलीगल काम नहीं करते, अरे नहीं नहीं हम अनलॉफुल काम नहीं करते, ये सरकार तो एवं ही हमें डिक्लेयर कर रही है अनलॉफुल। अच्छा, तो फिर उसे ट्रिब्यूनल कहता है ठीक है मैं तुमको 30 डेज 30 दिन देता हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इलीगल नहीं हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सरकार ने तुम्हें गलत और लॉफुल डिक्लेयर कर दिया है। कहते 30 दिन देता हूँ, अपनी बात साबित कर दो कि तुम ठीक हो, तुम एकदम लीगल काम करते हो। ठीक है जी, अच्छा चलो इसको भी मौका मिल गया। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल ने ना सेक्शन 9 के जो भी रूल्स हैं उसके मुताबिक क्या है, प्रॉपर सारे रूल्स को फॉलो करते हुए क्या है, वो एक प्रॉपर इंक्वायरी करेगा। ठीक है, ट्रिब्यूनल क्या करेगी, देखो उसने उसकी एसोसिएशन की भी बात सुन ली, इंपॉर्टेंट सारी जानकारी भी निकाल ली। अब इन सब को ध्यान में रखते हुए ना ट्रिब्यूनल ये देखेगी कि हाँ सरकार सही कह रही थी, ये तो अनलॉफुल ही है, या ट्रिब्यूनल ये डिसीजन देगी कि नहीं सरकार तुम गलत हो, ये अनलॉफुल डिक्लेयर करने नहीं चाहिए इस एसोसिएशन को। तो मतलब यहाँ पे ट्रिब्यूनल क्या है, प्रॉपर इंक्वायरी करके ये डिसीजन देती है कि सरकार सही थी या वो एसोसिएशन सही थी। अगर फ्रेंड्स ट्रिब्यूनल को सारी इंक्वायरी करने के बाद ऐसा लगा कि सरकार ठीक कह रही थी, तब फाइनल कंफर्मेशन मिल गई, मतलब ये जो एसोसिएशन है इसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पूरी इंक्वायरी के बाद ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि सरकार से ही कुछ गलती हो गई है, सरकार का डिसीजन गलत है, यहाँ पे ये एसोसिएशन सही है, तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने जो डिक्लेरेशन दी थी ना कि ये अनलॉफुल है, वो डिक्लेरेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल। अच्छा, नेक्स्ट सबसेक्शन कहता है, कहते हैं अब ट्रिब्यूनल ने जो भी फैसला लिया है, हमें पता है वो दो ही फैसले लेगी, या तो वो कंफर्म कर देगी कि हाँ ये एसोसिएशन अनलॉफुल है, या फिर वो इस डिक्लेरेशन को हटाएगी, है ना जी। हाँ जी, तो अब जो भी फाइनल डिसीजन है उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया जाएगा। आई होप सभी को सेक्शन 4 अच्छे से क्लियर हो गया। चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। फिर सबसे पहले तो सेक्शन 3 के तहत क्या है, गवर्नमेंट एक एसोसिएशन को इलीगल और लॉफुल डिक्लेयर करती है, फिर वो केस 30 दिन के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल के पास जाता है, ट्रिब्यूनल आगे 30 दिन दे देता है उस एसोसिएशन को कि बताओ तुम्हें क्यों लगता है तुम इलीगल नहीं हो। उसके भी बात सुन ली, सारी इंफॉर्मेशन भी ले ली, प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ट्रिब्यूनल क्या करेगा, हाँ जी ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, ट्रिब्यूनल जो है अपना डिसीजन उसको 6 महीने के अंदर अंदर देना होता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या है ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन दे देगा, जो भी उसका फाइनल डिसीजन रहेगा वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया जाएगा। आई होप अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया सेक्शन नंबर 4। वेरी गुड। नाउ माय डियर फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 5 दैट इज ट्राइब्यूनल। फ्रेंड्स ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसमें ना जो ट्रिब्यूनल होती है ना उसके फॉर्मेशन, पावर्स और प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है। तो इसका सबसे पहले सबसेक्शन 1 कहता है कि जब जरूरत होती है, मतलब जो सरकार है ना वो कहते हैं ट्राइब्यूनल बना सकती है, उसकी फॉर्मेशन की जा सकती है, जिसमें एक पर्सन होगा और उसे अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। लेकिन याद ये रखना है कि वो पर्सन हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ये तो समझ गए। लेकिन यार अगर उसकी वैकेंसी खाली हो जाए, परमानेंट वैकेंसी आ जाए तो फिर क्या है, कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी दूसरे जज को अपॉइंट करेगी। तो फिर केस अब शुरू से चलेगा या कैसे होगा। तो अगर कहते हैं परमानेंट वैकेंसी की वजह से कोई भी रीजन हो कि जिस भी रीजन की वजह से वो पहले वाला जो जज था वो चला गया, ठीक है, वैकेंसी अराइज हुई, तो सरकार क्या यहाँ पे दूसरे जज को अपॉइंट करेगी। तो केस जहां से छूटा ना फ्रेंड्स वहीं से आगे कंटिन्यू किया जाएगा, वो शुरू से नहीं चलेगा। जहां तक केस हो गया था, जितना मतलब समझ रहे हो ना आप, तो वहीं से ही शुरू होगा, वहीं से कंटिन्यू होगा जहां तक वो रुक गया था। ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट कहते हैं इसके अलावा जो सरकार है वो क्या है, ट्रिब्यूनल के लिए स्टाफ भी प्रोवाइड करेगी। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये ट्रिब्यूनल का जो खर्चा है, खर्चा तो यार होगा ना, तो वो खर्चा कहाँ से किया जाएगा। तो कहते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से ट्रिब्यूनल का जो भी खर्चा है वो उठाया जाएगा।
नेक्स्ट आता है, कहते कि अब ट्रिब्यूनल को हियरिंग कैसे करनी है, कहाँ काम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या उसके पास ये पावर है कि वो खुद डिसाइड कर सके कि उससे कैसे हियरिंग करनी है या कोई काम उसे कैसे करना है। जी हाँ, बिल्कुल पावर है। तो मतलब कहते हैं इस ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है, ये उसके पास है हक कि वो खुद से डिसाइड कर सकती है कि उसे अपना काम कैसे करना है। नेक्स्ट आता है, कहते हैं कि ये जो ट्रिब्यूनल है ना, उसके पास फ्रेंड्स सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत ना सिविल कोर्ट की तरह ही पावर्स दी गई हैं। हाँ जी, तो सिविल कोर्ट की क्या क्या ऐसी पावर्स है, कहते हैं जो ट्रिब्यूनल के पास भी हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं जैसे एक सिविल कोर्ट क्या है, गवाहकार को बुलाती है ना बयान देने के लिए, ठीक उसी तरह से ट्रिब्यूनल भी किसी गवाहकार को बुला सकता है कि आइए कोर्ट में आके अपना बयान दीजिए। नेक्स्ट कहते हैं अगर उसे लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी भी एविडेंस की जरूरत है तो वो मंगवा सकती है। इवन कोर्ट से भी कहते हैं वो कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड की डिमांड कर सकती है। ऐसे ही कहते हैं वो क्या है, विटनेस को एग्जामिन करने के लिए भी कमीशन इशू कर सकती है। तो कहने का मतलब है जैसे कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के तहत एक सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती है ना, ऐसे ही कुछ पावर्स क्या है ट्रिब्यूनल को भी दी गई है। नेक्स्ट कहते हैं कि अब हमने देखो इसकी फॉर्मेशन देख ली कि इसमें एक पर्सन होता है जो कि हाई कोर्ट का जज होता है ना, जिससे अपॉइंट कौन करती है, बिल्कुल ठीक सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर वैकेंसी आ जाए फ्रेंड्स तो बिल्कुल ठीक सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर देती है। हमने ये भी देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, हाँ जी, स्टाफ भी प्रोवाइड करती है और इनके जो भी खर्चे हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उठाए जाते हैं। फॉर्मेशन सब समझ गए? हाँ जी। पावर्स भी हम लोग समझ गए कि सिविल कोर्ट की तरह ही इसके पास भी होती है। एक तो ये पावर्स भी है प्लस इसके पास ये पावर भी है कि इसे अपना काम कैसे किस तरीके से करना है ये भी ये खुद डिसाइड कर सकती है। तो फ्रेंड्स आपको इसके फॉर्मेशन एंड पावर्स तो समझ में आ गई ना। अब बात करते हैं इसके प्रोसीडिंग के बारे में। तो इसकी जो कार्रवाई है, जो इसकी प्रोसीडिंग है ना, कहते उसको इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 193 एंड 220 के तहत क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। ठीक उसी तरह से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली इसे क्या है, सिविल कोर्ट माना जाता है। सो आई होप आप सभी को सेक्शन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। इसमें हमने बात करी थी एक ट्रिब्यूनल के फॉर्मेशन, पावर एंड प्रोसीडिंग्स के बारे में। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 6, दैट इज पीरियड ऑफ ऑपरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन। इसका फ्रेंड्स इसमें दो सबसेक्शंस हैं। सबसे पहला सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जैसे कि हमने देखा कि सेक्शन 3 के तहत क्या है, सरकार किसी भी एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन कब, अगर उसे लगता है कि वो कोई ऐसे काम कर रही है जो हमारे देश के हित के खिलाफ है, जो इलीगल है। ठीक है जी, हाँ जी। फिर हमें पता है कि वो केस ट्रिब्यूनल के पास भी रेफर होता है। तो हमने देखा कि सरकार ने तो उसे डिक्लेयर कर दिया अनलॉफुल। अब मान के चलो जो ट्रिब्यूनल है ना, वो भी इस नोटिफिकेशन को कंफर्मेशन दे देता है, कंफर्म कर देता है कि हाँ ये क्या है, अनलॉफुल ही है एसोसिएशन। ये कहता है सबसेक्शन 1 कि अगर एक बार ट्रिब्यूनल ने क्या है उसे कंफर्मेशन दे दी तो कहते फिर वो जो नोटिफिकेशन है ना वो 5 साल तक वैलिड रहता है। वही फ्रेंड्स इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है, कहते भले ही हमने अभी अभी सबसेक्शन 1 में ये देखा कि अगर एक बार ट्रिब्यूनल कंफर्म कर दो उस नोटिफिकेशन को तो वो नोटिफिकेशन 5 साल तक वैलिड रहता है, लेकिन फिर भी कहते अगर सरकार चाहे तो उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर सकती है, भले ही कहते वो जो ट्रिब्यूनल है उसने उसको कंफर्म कर दिया था। इस पॉइंट को एग्जांपल के साथ समझिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने सेक्शन 3 में देखा था ना कि ये XYZ एसोसिएशन है ना, और इसे क्या है, सरकार क्या है, अनलॉफुल डिक्लेयर कर देती है। अच्छा, फिर वो केस कहाँ गया था फ्रेंड्स? हाँ जी, ट्रिब्यूनल के पास चला गया। ट्रिब्यूनल ने भी जब सारी इंक्वायरी वगैरह कर ली तो उसने इस बात की कंफर्मेशन दे दी इस नोटिफिकेशन की कि हाँ जी ये क्या है, एक अनलॉफुल एसोसिएशन है। अब जब उसने वो नोटिफिकेशन को कंफर्मेशन दे दी तो वो नोटिफिकेशन क्या है फ्रेंड्स, 5 इयर्स 5 साल तक वैलिड रहेगा। ये कितना क्लियर हो गया? देखो यार, वो नोटिफिकेशन तो वैलिड है 5 साल तक, लेकिन अगर मान लो अब गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो एसोसिएशन है ये लीगल वर्क करने लग पड़ी है, इससे देश को कोई खतरा नहीं है,
ये देश के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही है, या फिर कोई जो इफेक्टेड पर्सन है वो गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दे कि देख लीजिए जी, हम तो सारे काम लीगल कर रहे हैं, हमारे किसी भी काम से देश को कोई खतरा नहीं है, तो फिर क्या है, सरकार मान गई, ठीक है। तो अब ऐसे सिनेरियो में जो सरकार है वो उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर सकती है। नोटिफिकेशन को कैंसिल करने का मतलब है फ्रेंड्स, जब सरकार को लगा था कि ये क्या है, इलीगल वर्क करती है, तब सरकार ने एक नोटिफिकेशन दे दिया था कि ये अनलॉफुल एसोसिएशन है। लेकिन अब यहाँ तो किसी अफेक्टेड पर्सन ने क्या है, एप्लीकेशन दे दी, या सरकार को मतलब ये बात क्लियर हो गई है कि हाँ, ये इससे अब देश को कोई खतरा नहीं है, तो सरकार उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर देगी। मतलब अब सरकार यहाँ पे ये मान गई है कि ये एक लॉफुल एसोसिएशन है, भले ही 5 साल तक अभी नोटिफिकेशन वैलिड था। समझ गए? आई होप आप सभी को सेक्शन नंबर 6 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर एक बार पहले किसी एसोसिएशन को क्या है, आपने अनलॉफुल डिक्लेयर करा था, चाहे ट्रिब्यूनल ने कंफर्मेशन दे दी, लेकिन अगर बाद में, अब वो सीधी भाषा में बोलूं तो बाद में वो एसोसिएशन सुधर गई है यार, है ना, अब वो अच्छे काम करने लग गई है, तो उसके माथे से ठप्पा हटा दो कि वो अनलॉफुल है। Is that clear to all? Good. Now my dear friends, let's talk about section number 7, that is power to prohibit the use of funds of an unlawful association. My dear friends, ये बहुत ही important section है, इसे ध्यान से समझेगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, एंड हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब समझते हैं कि सेक्शन नंबर 7 हमें क्या कहता है। एक बार फिर से कह रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो फ्रेंड्स, इसका सबसेक्शन 1 पता क्या कहता है? कहते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा ही है कि सेक्शन 3 के तहत सरकार क्या है, किसी को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर सकती है। क्यों, वो तो आप समझ गए हो। लेकिन अब सरकार को लगता है कि एक एसोसिएशन है यार, जिसे हमने अनलॉफुल डिक्लेयर करा है, अब उस एसोसिएशन का पैसा, मनी, सिक्योरिटीज, क्रेडिट्स किसी पर्सन के पास है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, तो सरकार पता क्या कर सकती है? सरकार कहते हैं उस पर्सन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, वो पैसा यूज करने से रोक सकती है, क्योंकि सरकार को ऐसा लग सकता है कि वो एक इलीगल एसोसिएशन का ही पैसा है, तो वो किसी ना किसी तरीके से इलीगल काम के लिए यूज हो सकता है। सो दैट्स वाई फिर जिस भी पर्सन या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कहते हैं उस अनलॉफुल एसोसिएशन का पैसा होगा ना, वो उसे यूज करने से रोक देगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा था कि एक XYZ एसोसिएशन है जिसे सेक्शन 3 के तहत गवर्नमेंट क्या है, अनलॉफुल डिक्लेयर करती है। अब फ्रेंड्स सपोज करो ये जो एसोसिएशन है ना, इसका एक ABC बैंक है कोई, जिसमें इस एसोसिएशन का 10 करोड़ रुपए है, एक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं। हाँ जी, अब सरकार को लगता है यार, जब वो एसोसिएशन इलीगल काम कर रही थी तो उसका पैसा जो बैंक में पड़ा है वो भी किसी इलीगल काम के लिए यूज हो सकता है, और हमें पता है इससे हमारे देश को खतरा है। तो यहाँ पर कहते हैं सरकार क्या है, उस बैंक को ये ऑर्डर दे सकती है कि आप इस पैसे को, ये जो एसोसिएशन का पैसा जो है, इसे ट्रांसफर भी नहीं करेंगे, विड्रॉ भी नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से यूज नहीं करेंगे ना। तो कहते हैं पैसा ट्रांसफर, विड्रॉ कुछ भी नहीं होना चाहिए जब तक कि सरकार कहती है कि हम आपको अप्रूवल ना दे दे। अब यहाँ पर इस बैंक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार के इस ऑर्डर को फॉलो करे। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया? गुड। तो फिर फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 के बारे में, तो वो भी एग्जांपल से समझना फ्रेंड्स। अब सरकार जो है ना, उसको हमने पता है कि सेक्शन 3 के तहत XYZ को क्या डिक्लेयर करा था? हाँ जी, अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करा। सरकार क्या इसके मनी को, इसके पैसे को फ्रीज करती है। जब पैसा कहते हैं फ्रीज करा गया है, तो अब सरकार को इसके जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, इसके प्राइमेसीज है, इसके मतलब सारी इंक्वायरी के लिए कोई पर्सन तो चाहिए ना, है ना फ्रेंड्स। आपने उनका पैसा फ्रीज कर लिया है, अब आपको क्या है, ये देखना है कि इलीगल फंड्स कहाँ पर हैं। तो वो अब जो भी सारी इन्वेस्टिगेशन है कौन करेगा, कहते उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर तो चाहिए ना। तो फिर उस सिनेरियो के लिए क्या है, कहते सरकार जो है कि गजेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करती है। गजेटेड ऑफिसर क्या है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन करता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर सरकार को लगता है कि ये जो XYZ अनलॉफुल एसोसिएशन है, इसके इलीगल फंड्स होने का शक उन्हें किसी बैंक अकाउंट में है, तो जो गजेटेड ये ऑफिसर है ना, ये बैंक में जाकर के सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा।
अगर उन्हें लगता है कि कंपनी के प्रेमिसेस में मतलब कंपनी में इलीगल फंड होने का शक है, तो ये ऑफिसर कंपनी में जाकर के सारे उसके ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स, सब चीजें जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो एग्जामिन करेगा। ऐसे ही अगर उन्हें लगता है कि इस पर्सन के घर में, किसी ने अपने घर में इलीगल फंड्स रखे हुए हैं, तो वो ऑफिसर क्या है कहते हैं उनके घर में जाकर के सारे जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो करेगा। सो आई होप आप सभी को सबसेक्शन 2 भी समझ में आ गया फ्रेंड्स कि इसके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को सब सारी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या है कि ऑफिसर आता है, गजेटेड ऑफिसर आता है, जो कि क्या है सारे उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के, उसके प्रेमिसेस वगैरह की प्रॉपर इंक्वायरी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 3 के बारे में। तो कहते कि अगर जो सरकार है कहते वो क्या है किसी पर्सन के अगेंस्ट, मतलब वो किसी पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर देती है, किस बात का, इलीगल फंड्स को फ्रीज करने का। मान करके चलिए जो सरकार है वो मिस्टर वाई एक पर्सन है, उसके अगेंस्ट क्या है इलीगल फंड्स को फ्रीज करने का नोटिस देती है। तो वो जो नोटिस है कहते हैं डायरेक्टली इस पर्सन मिस्टर वाई को दिया जाएगा या फिर इसके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। ये तो बात होगी अगर जो सरकार है वो पर्सन के अगेंस्ट नोटिस भेजती है, तो ठीक है उस पर्सन को या तो डायरेक्टली पकड़ा दो या उसके एड्रेस पे भेज दो। लेकिन अगर कहते किसी कंपनी, किसी बैंक या किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है आप नोटिस भेज रहे हो इलीगल फंड्स को फ्रीज करने का, तो उस सिनेरियो में कहते फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके कंपनी, आपके बैंक का जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, अब वो कोई सेक्रेटरी हो सकता है आपकी कंपनी का, डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी सीनियर ऑफिसर हो सकता है, उन्हें वो नोटिस दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर कहते हैं आपकी कंपनी का कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है ना फ्रेंड्स, तो उस सिनेरियो में कहते हैं जिस जगह पर आपके बिजनेस के ऑपरेशंस चल रहे हैं, जहां आपकी कंपनी काम कर रही है, उसी एड्रेस पर ही वो नोटिस भेज दिया जाएगा। तो समझ गए फ्रेंड्स, सरकार अब नोटिस तो भेजेगी ना कि आपके इलीगल फंड्स को फ्रीज किया जा रहा है। अगर तो वो पर्सन के अगेंस्ट नोटिस है तो डायरेक्टली उस पर्सन को या उसके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। अगर वो नोटिस किसी कंपनी, बैंक या ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो जो भी उनका डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी जो भी है, जो भी मतलब एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी, उस बैंक का, उससे वो नोटिस भेज दिया जाएगा। और अगर उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो कहीं तो काम चल रहा है ना, तो जिस जगह पे कहते उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा है, उसी जगह पर क्या है वो नोटिस भेज दिया जाएगा। तो समझ गए कि नोटिस कैसे सर्व होता है। गुड। अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 4 के बारे में। अच्छा, सबसेक्शन 3 में हमें समझ में आ गया कि सरकार क्या है किसी पर्सन के अगेंस्ट या किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, बैंक के अगेंस्ट क्या है इलीगल फंड्स को फ्रीज करने का नोटिस भेज सकती है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि सरकार मिस्टर वाई के अगेंस्ट नोटिस भेजती है। अगर ये मान के चलो कि मिस्टर वाई इस बात से परेशान हो गया, क्या है कहता ये क्या नोटिस आ गया, अरे भाई हमारे पास जो फंड्स है वो किसी लीगल काम के लिए यूज नहीं हो रहे हैं, वो परेशान हो गया है, तो अब बेचारा कहाँ जाए। तो कहते फिर ये क्या है 15 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट के पास अपील कर सकता है। मतलब यहाँ पे अब इस जज के सामने इस कोर्ट में ये प्रूव करेगा मिस्टर वाई कि इनके पास जो भी फंड्स पड़े हैं उस एसोसिएशन के, वो बिल्कुल भी इलीगल काम के लिए यूज नहीं हो रहे हैं और ना ही होंगे। तो अगर ये प्रूव कर दे तो ये जो कोर्ट है मतलब ये अपना फैसला सुना सकती है कि ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में जो इसके फंड्स को फ्रीज करने का ऑर्डर आया था वो ऑर्डर हट सकता है। ऐसा ही फ्रेंड्स हमारी एक एग्जांपल में हमने देखा था कि एबीसी बैंक को ऑर्डर आ गया है, या फिर मान लो कोई XYZ ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर मिल गया है। कहने का मतलब इन शॉर्ट, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई कंपनी है, बैंक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें नोटिस मिला है आपके फंड्स को फ्रीज करा जा रहा है क्योंकि सरकार उन्हें इलीगल फंड्स मान रही है। अब ये लोग हो गए परेशान, ये कह रहे तो गलत है भाई, हमारे पास जो फंड्स है वो बिल्कुल भी कोई इलीगल यूज के लिए नहीं पड़े हैं, ना ही कोई इलीगल काम हो रहा है। तो फिर वो क्या है 15 दिन के अंदर अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट के पास अपील कर देंगे, एप्लीकेशन देंगे। अब इन्हें क्या है फिर उस कोर्ट के सामने, उस कोर्ट में ये पेश करना होगा उस जज के सामने कि देखिए ये जो भी फंड्स है इसका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और अगर ये बात प्रूव हो जाए कि ये लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो वो कोर्ट क्या है अपना एक ऑर्डर दे देगी कि ये जो आपने फ्रीज का ऑर्डर दिया है इसे हटाया जाए, क्योंकि ये पैसा बिल्कुल लीगल वर्क के लिए ही है, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। सो आई होप आप सभी को ये भी क्लियर हो गया होगा।
वही फ्रेंड्स, अब सबसेक्शन 5 पता क्या कहता है। जैसे कि फ्रेंड्स सबसेक्शन 2 के तहत हमने देखा कि वो जो गजेटेड ऑफिसर है वो पूरी इंक्वायरी करता है ना फंड्स की। हाँ जी, अब मान के चलो फ्रेंड्स, ये जो हमारा XYZ एसोसिएशन है जिसे अनलॉफुल घोषित किया गया था, सरकार क्या इसके फंड्स की पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इस गजेटेड ऑफिसर को, चलो आज अपने पिंकू को ऑफिसर बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, इस पिंकू को क्या है अपॉइंट कर दिया। ये क्या पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इसके फंड्स के। अब इंक्वायरी के दौरान बहुत बातें हैं जो इससे पता चलेंगी, है ना। तो कहते अगर आप उस इंक्वायरी में इन्वॉल्व हो और आपको फंड्स के रिलेटेड कुछ भी जानकारी मिल रही है, जो भी, वो आप सिर्फ उतने ही लिमिटेड बंदे तक रखोगे जितनों को पता होना जरूरी है। यहाँ पे कहते अब ये जो पिंकू, वो जो ऑफिसर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना किसी भी अनदर पर्सन को किसी भी तरीके से कहते क्या है, उसको अपनी इस इंक्वायरी के दौरान जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो इस इंफॉर्मेशन को किसी को नहीं बता सकता बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के। बस इसमें इतना ही बताया गया था कि आप इंक्वायरी कर रहे हो, ठीक है, करो। अब इंक्वायरी के दौरान आपको जो भी बातें पता चली है, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उसका अपना अलग ही फायदा उठाना शुरू कर दो, आप और लोगों को बताना शुरू कर दो। नहीं, वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो आपको अपने तक और उतने ही लिमिटेड मेंबर्स तक रखनी है जिनको वो इंफॉर्मेशन का पता होना जरूरी है। इज इट क्लियर टू ऑल? गुड। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन में बात करी गई है कि सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी कहते हैं वो डॉक्यूमेंट जो क्या है एक पर्सन को ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आपको सामने वाले पर्सन को उसका पैसा देना है, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस बंदे ने पैसा लेना है वो डॉक्यूमेंट उसको ये लीगली एक राइट दे रहा है कि उसके पास पूरा हक है कि वो सामने वाले बंदे से अपना पैसा ले सकता है। एग्जाम्पल सुनिए, जैसे कि लोन एग्रीमेंट। जब आप लोन लेते हो तो एक एग्रीमेंट साइन करते हो ना, तो वो क्या है, वो एक सिक्योरिटी है, वो डॉक्यूमेंट है जो एक सिक्योरिटी है जो आपको ये लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि आप उस लोन का पैसा चुका दोगे। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एग्रीमेंट उस लोन देने वाले बंदे को ये लीगल राइट दे रहा है कि वो आपसे आपके लोन का पैसा वापस ले सकता है। प्रॉमिसरी नोट, अरे हाँ, प्रॉमिसरी नोट बेस्ट एग्जांपल। आपको पता है प्रॉमिसरी नोट बनाते हो तो वो जब आप प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो भी एक तरह से सिक्योरिटी का ही डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि इस टाइम पर आप पूरा पैसा दे देंगे। या फिर हम कहें कि सामने वाले बंदे को लीगल राइट दे रहा है कि वो पूरी उस तारीख पे आपसे आपका पैसा वसूल अपना कर सकता है। सो आई होप आप लोगों को सिक्योरिटी भी समझ में आ गया कि क्या होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, लेकिन कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।